वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ए के कश्यप और आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी का सेकंड प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो फुली आपके SCERT आधारित है और क्लास 9 में इसको कवर किया गया है। क्लास 9 में जो दो मुख्य इंपॉर्टेंट लेसन, एक संविधान जो भारतीय संविधान से रिलेटेड है और दूसरा जो पार्ट आपका है राजनीतिक दल, तो ये दोनों से आज एक सेट हमने करवा लिया है। दूसरे सेट राजनीतिक दल के बारे में आज इस पर हम लोग बात करेंगे। महत्वपूर्ण कंटेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करें। कोई सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। हो सके तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दें ताकि मेरे भी चैनल को प्रमोट होने में मदद मिले। तो आज चलिए इस वीडियो में महत्वपूर्ण हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भारतीय मूल संविधान में मौलिक अधिकार हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या है कि भारतीय मूल संविधान में 6, 7, 8, 9, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो मूल संविधान उस संविधान को कहते हैं जब 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारत में लागू किया गया था। तो जिस समय मूल संविधान की बात आती है तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 होते हैं। संशोधन में संपत्ति के अधिकार को कहाँ हटाकर ले जाया गया? तो मौलिक अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार। और ये कहाँ गया? आर्टिकल 300A में। कहाँ पे गया? आर्टिकल 300A में। कौन से भाग में? संविधान के भाग 12 में। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार वहाँ पे चला गया। यानी अभी अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है तब आपका आंसर होगा 6। प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, बताइए। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। जैसे ही अगर आपसे पूछ देता कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी तब आपका आंसर होता सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से लेकर 1925 तक के इतिहास में एक भी भारतीय महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। वर्ष 1925 में सरोजनी नायडू पहली महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे क्या है कि प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कौन थी? तो एनी बेसेंट। अब यहाँ एनी बेसेंट भारतीय मूल की नहीं थी, वो विदेशी थी। एनी बेसेंट कब बनी है कांग्रेस की अध्यक्षा? तो ये बनी है वर्ष 1917 में। कब बनी है? 1917 में। और सरोजनी नायडू बनी है 1925 में। तो एनी बेसेंट किस अधिवेशन में बनी है? एनी बेसेंट बनी है कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। और सरोजनी नायडू बनी है कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा सी नंबर पे भी डिस्कस कर लेते हैं। विजया लक्ष्मी पंडित कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। प्रथम भारतीय महिला ही नहीं, विश्व में प्रथम महिला जो राजदूत बनी है। क्या बनी है? राजदूत बनी है। उनका नाम क्या है? विजया लक्ष्मी पंडित। इसके अलावे यूनाइटेड नेशन असेंबली में, महासभा में निर्वाचित होने वाली ये पहली महिला भी रही थी। तो दो बातें ध्यान रखिएगा कि विश्व की पहली महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित और यूनाइटेड महासभा में निर्वाचित होने वाली वर्ष 1953 में पहली महिला विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से गलत तथ्य का चयन करें। वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद में निहित है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में निहित है। भारत का एकात्मक स्वरूप राज्य का समूह है। स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। राज्य केंद्र का विवाद न्यायालय के अधिकारता में है। संविधान देश का कानून है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब इसमें देखिए तो कौन सा मिसमैच कर रहा है? तो पहला देखते कि वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद में निहित है, बिल्कुल सही। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। तो वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद में निहित है और इसका प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन जैसे ही नाम मात्र का पूछेगा, नाम मात्र का सत्ता, तब राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे तो कुछ वैसा प्रश्न है नहीं, स्टेटमेंट है नहीं। भारत का एकात्मक स्वरूप राज्य समूह है। तो भारत का जो समूह है वो एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। समझ रहे हैं बात को? एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। संघात्मक को एक बात से याद रखिएगा कि हम बने हो, तुम बने हो एक दूसरे के लिए। और एकात्मक में क्या है कि हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। किस कहानी पे भारत के संविधान का संघात्मक स्वरूप होगा? जब
केंद्र का विषय अलग हो जाए और राज्य का विषय अलग हो जाए तो एकात्मक हो जाएगा। जब केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बनाए तो वो संघात्मक हो जाएगा, और जब केंद्र और राज्य अलग अलग कानून बनाए तो वो एकात्मक हो जाएगा। तो भारत का एकात्मक स्वरूप नहीं है, भारत का जो स्वरूप है वो संघात्मक है। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का समूह है, भारत राज्यों का समूह है। नेक्स्ट, एक तो आंसर यहाँ पे हमको गलत मिल चुका है, लेकिन अगला स्टेटमेंट का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य केंद्र के विवाद की न्यायालय अधिकारिता में है। बिल्कुल, ये आपके न्यायालय की अधिकारिता में है। नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर की संविधान देश का कानून है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। संविधान में संशोधन जो होता है वो संविधान का बदलाव नहीं है, ध्यान रखिएगा। कितने भी संशोधन के आधार पर मूल संविधान की प्रकृति को नहीं बदला जा सकता है। संशोधन करके आप मूल संविधान की प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो बी नंबर यहाँ पे गलत है। तो भारत का स्वरूप कैसा है? संघात्मक। नेक्स्ट देखिए, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? वर्ष 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? वर्ष 1976 में। इसको एक ट्रिक याद रखिएगा, 4 में 2 जोड़िए तो 6। तो 44वां कब हुआ है? तो 4 में 4 जोड़िए तो 8, यानी 78। अगर 86वां पूछेगा तो यहाँ पे जोड़ना नहीं, 8 में 6 घटा दीजिए तो 2, और थोड़ा सा एक अनुमान लगाइए कि 2002, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इनमें से सभी। तो ये सभी जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से अपनाया गया है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली। आप संयुक्त राज्य अमेरिका सही कर रहे हैं? नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं होगा। यहाँ पे यही ध्यान दीजिए कि प्रस्तावना नहीं पूछ रहा है, प्रस्तावना की भाषा पूछ रहा है, हम भारत के लोग। तो ये जो प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। लेकिन जो प्रस्तावना का विचार है, प्रस्तावना का विचार जो है वो कहाँ से एडॉप्ट किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। यही पे एक प्रश्न में जो इसके मूलभूत जो परिवर्तन होंगे, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका, और इस तरह के क्वेश्चन फंसाते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, बेलगांव अधिवेशन 1924, शिमला अधिवेशन 1945। बताइए। तो कांग्रेस पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे कि वर्ष 1988 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने 8 कांग्रेस सदस्यों के साथ एक रिपोर्ट बनाया था, नेहरू रिपोर्ट, और उसी रिपोर्ट को इन्होंने कहा था कि भारत का संविधान है, उसमें जिसमें पूर्ण स्वराज की भी बात की गई थी। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा रखी गई? लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, बेलगांव अधिवेशन 1924, शिमला अधिवेशन 1945। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कराची अधिवेशन 1931। बताइए कि कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने किया था? हम बता रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वह कब? वर्ष 1931 में। बेलगाम अधिवेशन जो 1924 देख रहे हैं, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी। कहाँ पे है बेलगाम? कर्नाटक में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज इसी में मांगा गया था। तो कराची अधिवेशन 1931 में भारतीय संविधान की रूपरेखा रखी गई थी। महात्मा गांधी की किस पत्रिका में कहा था कि संविधान भारत को गुलामी से मुक्त करेगा? नवजीवन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, सत्य का प्रयोग। इसका सही आंसर होगा हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज में वर्ष 1931 में इन्होंने इस पत्रिका में भारत की गुलामी से मुक्त करने का एकमात्र आधार संविधान बताया था। यह साप्ताहिक पत्रिका था। कैसा पत्रिका था? साप्ताहिक पत्रिका था। जो डी नंबर देख रहे हैं, सत्य का प्रयोग, ये भी गांधी के द्वारा ही लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। सत्य के प्रयोग को महात्मा गांधी की आत्मकथा माना जा सकता है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी माना जा सकता है। विधानसभा में विश्वास मत खोने के बाद कौन सा चुनावी प्रक्रिया अपनाया जाता है? आम चुनाव, उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए क्या होगा? आम चुनाव होगा, उपचुनाव कि मध्यावधि चुनाव कि इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा मध्यावधि चुनाव। आम चुनाव जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए तब आम चुनाव,
उपचुनाव की अगर किसी भी सदस्य की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए या पद से त्यागपत्र दे दे तो तब होता है उपचुनाव। मध्यावधि चुनाव के बिना सरकार कार्यकाल किए अगर गिर जाती है, वो विघटित हो जाती है, तो बीच में जब चुनाव होता है तो उसे कहते हैं मध्यावधि चुनाव। ये विधानसभा और लोकसभा दोनों में ये चीज़ हो सकता है। परिसीमन का गठन का आधार क्या है? जनसंख्या और क्षेत्रफल, आर्थिक संपन्नता, राजनीतिक दबाव, सामाजिक उत्थान। परिसीमन क्या है? परिसीमन कौन तय करता है? निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, निर्वाचन आयोग भारत सरकार, इलेक्शन कमीशन परिसीमन तय करता है। परिसीमन किस पे तय होता है बताइए? जनसंख्या और क्षेत्रफल पे। बता सकते हैं कि भारत का परिसीमन वर्ष 2026 तक अभी लागू है। कब तक लागू है? 2026 तक कोई भी नया परिसीमन, नया क्षेत्राधिकार इधर उधर नहीं हो सकता है। किस पे लागू होता है? जनसंख्या और क्षेत्रफल पे। ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू देखेंगे 10 नंबर से। शॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोग 10 नंबर इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग फाइनल 20 क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो भी आपका क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SC/RT आधारित है। तो देखिए यहाँ पे पंचायती चुनाव में महिला को 50% आरक्षण है। बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, बिहार, मेघालय, मिजोरम। बताइए कि किस में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। एक फैक्ट जानिए कि भारत के 21 राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर दिया गया है, जिसमें बिहार सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य बना था। इसका सही आंसर होगा बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, केरल। दिल्ली में 50% नहीं है लेकिन पश्चिम बंगाल में है। मेघालय, मिजोरम में 50% नहीं है लेकिन बिहार में तो है ही। नागालैंड, मेघालय और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रोविज़न पंचायती चुनाव में नहीं है। चलिए आगे देखिए कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति को सीटें आवंटित हैं 37, 47, 57, 67। बी इज राइट आंसर, 47 सीटें आवंटित हैं। 12 नंबर देखिए कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीटें आरक्षित हैं 2 सीट, 38 सीट, 43 सीट या 72 सीट। बताइए कितना इसका आंसर होगा। पहले जानिए कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? 243 सीटें हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 38 सीट। कितना सीट? 38 सीट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि किस संशोधन में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष किया गया। भारत में पहले वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित था, लेकिन किस संविधान संशोधन में? 56वें, 61वें, 71वें, 69वें। सही इसका आंसर बनाइए, क्या होगा वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 61वें संविधान संशोधन में। कब हुआ था 61वां संविधान संशोधन? 1989 को। भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किसे मतदान प्रक्रिया से वंचित रखा जाता है? सजायाफ्त कैदी, पागल, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिसको सजायाफ्त कैदी हो जाते हैं या जो एकदम पागल है, उसे संवैधानिक रूप से उसे मत देने के अधिकार से वंचित रखा जाता है या रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे भारत के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है, लेकिन ये जो सजायाफ्त कैदी है, अगर वो फांसी की सज़ा से या उम्र कैद की सज़ा अगर उसको न्यायालय के द्वारा दोषी ठहरा दिया गया हो तो उस कंडीशन में इसे वंचित रखा जाता है, और अगर वो पागल के कंडीशन में है तो इसे वंचित रखा जाता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? बताइए यहाँ पे। ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार। इसका सही आंसर कीजिए, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार। आइए 16 नंबर कीजिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये भारत के पहले विधिवेता होते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यहाँ से एक और प्रश्न कर लेते हैं। अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात आती है तो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? गवर्नर, राज्य के राज्यपाल। इनमें से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही तय नहीं है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सेना प्रमुख, मुख्य निर्वाचन आयोग। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही तय नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, मुख्य निर्वाचन आयोग को।
मुख्य निर्वाचन आयोग को किसी भी प्रकार के साथ राष्ट्रपति के कोई भी नियम बाध्यता इसके लिए नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं और इनकी राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही तय है। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही तय है। सेना प्रमुख को भी राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही तय है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही तय नहीं है। बताइए, भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या घटते बढ़ते रहता है। वर्तमान में 6, 7, 8, 9, तो इसका सही आंसर होगा 6। कौन कौन होंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद 2 राष्ट्रीय स्तर पे, एक बहुजन समाज पार्टी जो एक राज्य आधारित पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और एक हाल ही में आम आदमी पार्टी, एक नेशनल पीपुल्स पार्टी और कम्युनिस्ट मार्क्सवादी। ये आपके अभी भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श चुनाव आचार संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 328। सही इसका आंसर होगा अनुच्छेद 324 में। ठीक है, इसी में चुनाव प्रक्रिया के लिए आदर्श आचार संहिता से संबंधित नियमों की चर्चा, आदर्श चुनाव आचार संहिता से संबंधित बातों को निर्धारित करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 326 एक महत्वपूर्ण है, इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कितना उम्र है वयस्क मताधिकार का? 18 वर्ष। किसी भी चुनावी प्रक्रिया में पंचायत से लेकर लोकसभा तक वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। विश्व में भारत सबसे बड़ा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करता है। बिहार विधानसभा की कुल सीटें अभी हम लोग कर चुके हैं 243। तो बताइए, यहाँ पे अभी हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ लोगों ने पीडीएफ के बारे में मैसेज किया है, तो पीडीएफ हम जल्द लाएंगे, बहुत जल्द आपके सामने पीडीएफ रहेगा। तो कंटिन्यू आप बने हुए रहिए मेरे साथ, और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, और कमेंट में अपने सुझाव को लिखते रहिए, क्योंकि आप लोग की तरफ से बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं कंटेंट को लेकर। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कल से जो आपका वीडियो अपलोड होगा वो कम से कम 3 वीडियो आपके पर डे, और मैक्सिमम 4 वीडियो भी अपलोड हो सकते हैं।